गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th की थ्योरी और पहला चैप्टर है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपने कुछ डेफिनेशन सीखनी है, अकाउंट्स की डेफिनेशंस ज्यादा नहीं है, 35-40 है बस। ठीक है, सारी सीखेंगे। पेपर में आएंगी 3 या 4 डेफिनेशन ऑफ 1 मार्क ईच। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर 3 to 4 मार्क्स का है। अब होगा क्या, जब डेफिनेशन लिखनी है आपको एग्जाम में, तो आपको 3 to 4 लाइन्स लिखनी होती है बस। तो 3 to 4 लाइन्स तो आप लर्न करोगे, बाकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, सपोज उसमें 7 to 8 लाइन्स हैं, आपको लर्न खाली 3 to 4 लाइन्स करनी है, बाकी आपको सिर्फ रीड करना है ताकि नॉलेज पूरी हो। लेकिन लर्निंग पार्ट से 3 to 4 लाइन्स का होगा। तो स्टार्ट करें। तो आज की पहली डेफिनेशन है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बिजनेस में हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कौन लगाता है बिजनेस में पैसा? प्रोप्राइटर। ठीक है, तो जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल किस फॉर्म में लगाई जाती है? या तो आप कैश लगा लो या आप बाकी एसेट्स लगा लो। बाकी एसेट्स मतलब स्टॉक लेके आ जाएगा, फर्नीचर ले आएगा, मशीनरी ले आएगा। इन शॉर्ट कैपिटल कैश की फॉर्म में भी लगाई जाती है और इन बाकी एसेट्स की फॉर्म में भी लगाई जाती है। ठीक है, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल बिजनेस के लिए है लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो भी पैसा हमने लगाया, कल को जब बिजनेस बंद होगा तो वो पैसा वापस किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। दोबारा सुनना, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने करी है, कल को जब बिजनेस क्लोज होगा वो सारा पैसा वापस हमें मिलेगा। बट एक डिफरेंस है। सपोज आपने कैपिटल लगाई 10 lakhs, अगर प्रॉफिट हो गया सपोज 2 लाख, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आपको ज्यादा पैसा वापस मिलेगा। बट अगर लॉस हो गया तो कैपिटल कम भी हो जाएगी, तो आपको कम भी वापस मिल सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट प्रॉफिट या लॉस प्रोप्राइटर का आपका। तो जो भी पैसा बिजनेस में लगाओगे वो आपको वापस मिलेगा, बट उसमें प्रॉफिट या लॉस का एलिमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल को एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नेट वर्थ। अब ये नेट वर्थ क्या होता है, ध्यान से देखना। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है। अब मान लो यहां से आपको कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकालते हो? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, सपोज आपके पास एसेट्स हैं 80 lakhs के और आप बहुत खुश हो रहे हो कि मेरे पास तो 80 लाख के एसेट है, बट 30 lakhs आपने किसी का देना है, 30 lakhs की लाइबिलिटी है, तो अल्टीमेटली आपकी पॉकेट में कितना बचा? 50 lakhs। इसको बोलते हैं नेट वर्थ। मतलब आपके पास असली में वर्थ कितनी है? 50 lakhs की। इसको हिंदी में बोलते हैं आपकी असली औकात। ठीक है, माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट क्या है? नेट वर्थ मतलब असली में हमारी क्या वैल्यू है। तो अगर 80 lakhs हैं, 30 lakhs किसी को देने हैं, तो हमारी असली औकात 50 lakhs की है। राइट। कैपिटल का एक और नाम होता है, उसको एक और नाम दिया गया है और वो है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का मतलब मालिक, इक्विटी मतलब पैसा, तो ओनर्स इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। ठीक है, तो कैपिटल को 2 नाम और दिए गए हैं, एक नेट वर्थ, एक ओनर्स इक्विटी। तो इन शॉर्ट कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, और उसके बाकी के 2 नाम क्या होते हैं? नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी। एंड कैपिटल कैसे निकाली जाती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब आप पढ़ लो। तो अब करेंगे सेकंड डेफिनेशन। आज की सेकंड डेफिनेशन है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स मतलब जब आप कुछ पर्सनल यूज के लिए घर ले जाते हो, और पर्सनल यूज के लिए क्या घर लेके जाते हैं? 2 आइटम्स लेके जा सकते हैं। तो ड्राइंग्स होती हैं 2 टाइप्स की।
एक तो होती है कैश ड्रॉइंग्स और एक होती है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। तो या तो आप कैश लेके जाओगे घर या गुड्स लेके जाओगे, राइट। एक और बात बताओ, ड्रॉइंग से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ड्रॉइंग्स मतलब आप घर ले गए या तो पैसे या गुड्स, तो ऑब्वियसली बिजनेस की जो कैपिटल है वो तो कम हो जाएगी। घर में बढ़ रहा है वो अलग बात है, बट अकाउंट्स बन रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस से तो कैश या गुड्स कम हो गए ना, तो ड्रॉइंग से क्या होती है, कैपिटल हो जाती है रिड्यूस। करेक्ट। दूसरी बात, मान लो गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 1000 और सेलिंग प्राइस है 1200। कॉस्ट प्राइस थी 1000 और इसको सेल करना था 1200 में, और आप इन गुड्स को घर ले गए, तो आप बताओ इन्हें कॉस्ट प्राइस पे दिखाएं या सेलिंग प्राइस पे? इन गुड्स को दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस पे। रीजन, आपने गुड्स को बेचा नहीं है, तो आप सेलिंग प्राइस पे थोड़ी दिखा सकते हो, आप गुड्स को दिखाओगे कॉस्ट प्राइस पे। तो जो नुकसान हुआ, जो बिजनेस की कैपिटल कम हुई, वो नुकसान कितना दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस का। जितने के गुड्स थे उतना नुकसान हो गया क्योंकि बेचा ही नहीं, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे कब दिखाते हैं, जब सेल करते हैं। तो इन शॉर्ट, ड्रॉइंग्स मतलब जब आप पर्सनल यूज के लिए कुछ घर लेके जाते हो, कैश हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं, और कौन सी वैल्यू पे दिखाई जाती है, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और ड्रॉइंग से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? अब आप पढ़ लो। अब करेंगे थर्ड डेफिनेशन, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है, जब किसी के पैसे चुकाने होते हैं, मतलब किसी का उधार जो हमें वापस करना है कभी ना कभी, तो लाइबिलिटी हमारे लिए टेंशन होती है, मतलब अमाउंट पेबल। लाइबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल। इन शॉर्ट, किसी से उधार लिया जो वापस करना है, करेक्ट। लाइबिलिटी टू टाइप्स की होती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जो बाहर वालों को वापस करना है, आउटसाइडर्स को। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स को पे करना है, बैंक लोन पे करना है, ये सब होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो बाहर वालों को पे करना है। और इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस के ओनर को पे करना है। ओनर को क्या पे करना है वापस, मतलब कैपिटल। मैंने आपको पहले ही कहा था, कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, बट फर्क क्या है, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो बाहर वालों का पे करना है, और एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी जो ओनर का पे करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली एक बात सोचो, अगर बिजनेस बंद हो गया और लॉसेस में जा रहे हैं, पैसे हैं कम, बिजनेस डूब चुका है, ठीक है, और मान लो कोर्ट में केस किया इन सब लोगों ने कि हमारे पैसे दिलवाओ, तो आप बताओ पहले इन लोगों की पेमेंट होगी या इनकी पेमेंट होगी? अगर कोर्ट ने अमाउंट पे करना है बिजनेस को सेल करवा के, तो पहले इनका पैसा पे किया जाएगा या इनका? सबसे पहले पे किया जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, जो बाहर वाले हैं, ठीक है। फिर जो बचेगा वो मिलेगा प्रोप्राइटर को। क्लियर? तो लाइबिलिटी दो टाइप की हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहां तक समझ आ गया? अब लाइबिलिटी को एक और पार्ट में बांटा गया है। लाइबिलिटी को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक करंट और एक नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे करनी होती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। विद इन 1 ईयर जो एक साल में पे करनी होती है, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। अब आप पूछोगे सर एग्जाम्पल, हमें कैसे पता कौन सी लाइबिलिटी एक साल में पे करनी होती है? अब सुनो, सपोज आपने उधार पे गुड्स खरीदे। किससे खरीदे? उधार पे गुड्स खरीदे क्रेडिटर से,
क्रेडिटर से गुड्स खरीदे। अब आप सोचो, जब आप गुड्स खरीदोगे उधार पे और आप उनको बोलोगे कि भाई साहब अभी रुक जाओ, कुछ टाइम के बाद पे कर देंगे, तो वो आपको कितना टाइम देगा? 2 से 3 महीने देगा या 5 से 6 साल देगा? जब आप गुड्स खरीदने जाओगे उधार पे, ऑब्वियसली वो पैसे एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप उससे उधार मांग भी रहोगे कुछ टाइम दे दो, तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 महीने देगा आपको। ठीक है, मार्केट में यही होता है रियलिटी में। तो क्रेडिटर हमें देते हैं 1 से 3 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने। तो इन शॉर्ट 1 साल के अंदर तो उनका पैसा पे करना ही होता है। तो क्रेडिटर होती है करंट लाइबिलिटी। 1 साल के अंदर इनकी पेमेंट हमें करनी होती है, राइट। ये ज्यादा टाइम नहीं देंगे हमें। एक और एग्जांपल, सैलरी आउटस्टैंडिंग पढ़ा है आपने, मतलब ड्यू तो हो गई बट पे नहीं करी, है तो आपके लिए लाइबिलिटी। अब आप सोचो, जब आप एम्प्लॉयज को बोल रहे हो कि यार अभी हम पे नहीं कर पा रहे, कुछ टाइम बाद पे कर देंगे, प्लीज एडजस्ट कर लो, तो क्या वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सर 1 से 2 महीने में पे कर दोगे या 5 6 साल बाद पे करोगे? ऑब्वियसली मैक्सिमम 2 3 महीने में पे कर दोगे, उनको भी तो अपना गुजारा करना है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग भी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी। तो ये बेसिक एजम्पशंस हैं कि क्रेडिटर को और सैलरी आउटस्टैंडिंग को 1 साल के अंदर पे करना होता है, इसीलिए ये करंट लाइबिलिटी। क्लियर? अब आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमें पे करनी होती है मोर देन 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर। इसमें हमें 1 साल से ज्यादा टाइम मिलेगा। कैसे? सुनो भाई, सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी सी कर दी डाउन पेमेंट और बाकी ले लिया लोन। और लोन किससे लिया? बैंक से। अब मान लो 80 लाख की प्रॉपर्टी है, तो बैंक से आपने लोन लिया 60 लाख का। अब आप सोचो 1 साल में पे करोगे या 10 लाख में पे करोगे? आपने सुना होगा जब हम लोन लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, कार का भी ऐसा होता है और घर के लिए भी ऐसा होता है। तो वो इंस्टॉलमेंट्स 10 से 15 साल तक जाती हैं, तो 1 साल से ज्यादा टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली 1 साल के अंदर इतना पैसा कहां से लाएंगे? तो बैंक लोन के लिए आपको 1 साल से ज्यादा टाइम मिलता है, तो वो क्या हो जाती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया बैंक लोन। तो इन शॉर्ट, जो पैसा 1 साल में पे करना है करंट लाइबिलिटी, जिसके लिए 1 साल से ज्यादा टाइम मिल जाएगा मोर देन 1 ईयर, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? एक होती है इंटरनल जो ओनर को पे करना है, और एक होती है एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स को पे करना है, जिसमें आ गए क्रेडिटर्स और बैंक लोन। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। अब इसको सीखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है? मान लो आपके डैड बिजनेसमैन है और उनके अकाउंट में पड़े हैं 2 लाख। अब होता क्या है, बिजनेसमैन की ना रोज की पेमेंट्स होती है लाखों की, कभी 1 लाख की पेमेंट आ रही है कभी जा रही है, तो इतना ध्यान नहीं रहता कि अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। अब होगा क्या, मान लो उनके अकाउंट में है 2 लाख और उन्होंने 5 लाख का चेक काट दिया, वो तो बाउंस हो जाएगा। आपने सुना होगा चेक बाउंस हो जाते हैं। अगर 2 लाख है अकाउंट में और आप 5 लाख का चेक काट दोगे तो वो तो बाउंस हो जाएगा, मतलब कैंसिल। तो उसमें ना थोड़ी इंसल्ट भी हो जाती है, बिजनेसमैन की रेपुटेशन खराब होती है। तो होता क्या है, हम ये फैसिलिटी लेते हैं जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में 2 लाख हैं और आपने 5 लाख का चेक काट भी दिया तो वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, बाउंस नहीं होगा। आपने बैंक को बोल रखा है कि आप मेरे चेक क्लियर कर दिया करो और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको बाद में मिल जाएगा, मतलब काइंड ऑफ लोन ले रहे हैं आपसे। कैसे? सुनो, 2 लाख था अकाउंट में, आपने 5 लाख का चेक काट दिया, तो बेसिकली आपका अकाउंट चला गया -3 लाख, क्योंकि 2 लाख तो आपके थे, 3 लाख बैंक ने दे दिए। अब -3 लाख जो चला गया आपके अकाउंट में, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आपने बैंक से लोन ले लिया और ये पैसा आप बैंक को वापस करोगे विद इंटरेस्ट। अब आप सोचो, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए होती है करंट लाइबिलिटी, 1 साल के अंदर पे करना होता है। ठीक है, अब आप लिख लो और उसके बाद आप रीड करना।
तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे नंबर 4, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब इसका क्या मीनिंग होता है? मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से गुड्स खरीदे, किसी को गुड्स बेचे, सैलरीज पे करी, रेंट पे किया, कमीशन मिली, इन सबको आप अकाउंट्स में दिखा सकते हो और इन सबको मनी की फॉर्म में ला सकते हो। मतलब इसकी कोई वैल्यू है, राइट? भले ही उधार पे खरीदे या कैश पे खरीदे, कैश की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में दिखा सकते हो। दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई इवेंट, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन जिसको मनी की फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्लियर? जिसमें कोई दो पार्टीज में कुछ ना कुछ डीलिंग हो रही है। बट किसी की क्वालिटीज को हम मनी की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बोल रहा हूं मेरे एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हार्ड वर्किंग है, बिजनेस के लिए फायदा होगा, बट आप इसको अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्योंकि अगर मेरे एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्किंग है तो मैं उसको कैश में कैसे दिखाऊं? तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, बोनस दिया, वो मैं अकाउंट्स में दिखा सकता हूं पैसों की फॉर्म में। दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जिसमें कोई इकोनॉमिक चेंजेस हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर? अब आप पढ़ लो। अब नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 डेफिनेशन है अकाउंट। ठीक है, अकाउंट। अब ये क्या होता है? आगे जाके एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है लेजर, उसमें हम सीखेंगे ये अकाउंट बनाने डिटेल में। एक चैप्टर आएगा लेजर, उसमें हम डिटेल में सीखेंगे अकाउंट बनाना। आज हमें वो तो नहीं सीखना, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि ये होता क्या है। अकाउंट में क्या होता है, एक ऐसे कुछ टी शेप बनेगा और हर किसी का अपना अपना अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरी पे करते हो एम्प्लॉयज को, तो सैलरी का एक अकाउंट होता है। ठीक है, आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स का एक अकाउंट होता है। आप कैश मेंटेन करते हो तो कैश का एक अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, सपोज मुझे गुड्स देखने हैं कि मैंने कब कब खरीदे और कितने के खरीदे, मुझे गुड्स की डिटेल्स देखनी है, तो मैं बार बार ट्रांजैक्शन थोड़ी देखता जाऊंगा कि 15th को हुई थी, फिर 25th को हुई थी, गुड्स की कब कब हुई थी। इसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा कि आप गुड्स का एक अकाउंट बनाओ। उससे क्या होगा, जब भी मुझे गुड्स की डिटेल चाहिए, मैं खाली गुड्स का अकाउंट ओपन करूंगा तो मेरे सामने सारी डिटेल आ जाएंगी कि कब कितने के गुड्स खरीदे गए हैं, कौन सी डेट को। बाकी सारी चीजें साइड हट जाएंगी, सारी आइटम्स, सिर्फ गुड्स सामने आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो शॉर्ट में एक समरी मिल जाएगी मुझे कि मैंने कब खरीदे, कितने के खरीदे और आज कितने अवेलेबल हैं। वैसे ही जब मैं कैश का अकाउंट ओपन करूंगा तो कैश की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितना कैश आया, कितना गया। क्लियर? तो अकाउंट मींस शॉर्ट में समरी एक पर्टिकुलर आइटम की जिसकी सारी डिटेल्स उसके अंदर है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे बट कुछ टाइम के बाद। अब आप पढ़ लो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नॉर्मली अकाउंट से आप क्या समझते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल नॉर्मली काफी इंटरेस्टिंग होता है अकाउंट्स में। थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग पार्ट पे होती है, सीखनी तो वो भी है बट नॉर्मली थोड़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए थ्योरी को थोड़ा आराम आराम से सीखेंगे, एक क्लास में ज्यादा नहीं करेंगे वरना बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। सी यू।